हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा धमाकेदार और फेमस और इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर के आया हूं। हाँ जी, जीओसी। सबसे पहले जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक में फेमिलियर नहीं है, उनको बता दिया जाए कि जीओसी क्या है और जीओसी में कौन कौन से टॉपिक नॉर्मली कवर माने जाते हैं। तो बच्चों, जीओसी का मतलब होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस जीओसी के अंदर ऐसा नहीं है कि सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है। इस जीओसी के अंदर नॉर्मली इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस है या हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये आते हैं और इसके एप्लीकेशन आते हैं। एप्लीकेशंस के अंदर एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर हो सकती है, स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हो सकती हैं, कुछ रिएक्शंस के एलिमेंट्री क्वेश्चंस हो सकते हैं या उसके एलिमेंट्री प्रोडक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर बॉन्ड लेंथ की बात हो सकती है, एरोमेटिसिटी की बात हो सकती है, फ्री रेडिकल्स की बात हो सकती है। तो इस तरह के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपके पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आते हैं और उन्हीं के डिस्कशन को जीओसी नाम दिया जाता है। तो आपको बस यही कहना चाहूंगा कि पूरे वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही लिमिटेड से क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, लेकिन मेरे 20 ईयर के एक्सपीरियंस के बिहाफ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन हैं ये जीओसी के मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन हैं और जो डिस्कशन आपसे करने वाला हूं उसके अंदर कंसेप्ट सारे के सारे आपके तैयार होते चले जाएंगे। आइए आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर डू नॉट रिप्रेजेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कुछ पेयर आपको दे रखे हैं और आपको पहचानना है कि ऐसा कौन सा पेयर है जो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या अनुनादी संरचनाओं को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। बच्चों, रेजोनेंस के अंदर सबसे पहली बात दिमाग में क्लियर रखिएगा कि रेजोनेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट। जब आप रेजोनेंस कर रहे होते हैं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो वहां पर एटम कभी भी शिफ्ट नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंडीशन या रूल के अकॉर्डिंगली अपना पोजीशन बदल सकते हैं। तो आइए असेसमेंट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जबकि ये वाला हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है। यानी इसके अंदर और कुछ हो या नहीं हो, ये तो हमें नजर आ रहा है कि यार हाइड्रोजन भी शिफ्ट कर गया, और हाइड्रोजन भी अगर शिफ्ट कर गया तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, और इसलिए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर यही जाना चाहिए। जो बच्चे नॉलेज रखते हैं उनके हिसाब से थोड़ा सा और इसमें ऐड ऑन कर लेता हूं कि यार ये तो क्या है, CO यानी कि कीटो, और ये क्या है, डबल बॉन्ड पर O यानी कि इनॉल। और आप जानते हैं कि अगर कीटो वर्सेस इनॉल दिए जाते हैं तो ये टॉटोमर्स माने जाते हैं, ये कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं माने जाते। आइए बाकी तीनों ऑप्शन को भी असेसमेंट जरूर करेंगे। इसके अंदर बच्चों फर्स्ट वाले से सेकंड या सेकंड वाले से फर्स्ट, जहां पर आप कंफर्टेबल हो वैसे रिलेट कर लिया करिए। तो अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात कर लूं तो 2 पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट है, हमें पता है मोर ईएन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ऐसा रेजोनेंस होगा, और एज अ रिजल्ट यहां पर प्लस और यहां पर माइनस आता हुआ नजर आएगा। तो ये परफेक्ट लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 की अगर बात कर लूं तो इसमें आप यहां से रिलेट कर लो, लोन पेयर पॉजिटिव वाले कार्बन को हेल्प करेगा, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी। आफ्टर शेयरिंग कार्बन वाला प्लस न्यूट्रल हो जाएगा और ऑक्सीजन पर प्लस आ जाएगा, तो ये भी परफेक्ट दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 की अगर बात कर लूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है जिसमें ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस कर लेगा, और एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन देने वाले ऑक्सीजन पर प्लस और लेने वाले पर माइनस आएगा, तो ये भी परफेक्ट दिया हुआ है। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 में रेजोनेंस है जबकि फर्स्ट में नहीं है, और इसलिए इसका आंसर ऑलरेडी टिक कर चुका हूं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से पढ़िए बच्चों लैंग्वेज को, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो पहली बात तो न्यूक्लियोफाइल पे फोकस करिए। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन रिच, जो अपने इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर रहा होता है। तो उस हिसाब से अगर अपन देखें तो सब में अपन को लोन पेयर या पाई बॉन्ड के हिसाब से या नेगेटिव चार्ज के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नजर आ रही है, तो न्यूक्लियोफाइल सारे के सारे हैं। लेकिन यहां पर आपसे बोला जा रहा है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट्स 2 या फिर 2 से ज्यादा है, 2 या फिर 2 से ज्यादा है। ठीक है ना। तो आराम से देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में केवल और केवल नेगेटिव चार्ज की वजह से न्यूक्लियोफाइल है। ऑप्शन नंबर सेकंड में केवल और केवल पाई बॉन्ड की वजह से न्यूक्लियोफाइल है।
ऑप्शन नंबर फोर्थ में लोन पेयर की वजह से न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड की अगर आप बात करोगे तो साइनाइड के अंदर एक तो कार्बन वाला नेगेटिव हो गया और उसके साथ साथ नाइट्रोजन वाला लोन पेयर भी तो है, यानी कुल मिलाकर के यहां पर दो दो डिफरेंट साइट्स अवेलेबल है और इसलिए इसको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा। तो आपका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। इन दिस क्वेश्चन एरोमेटिसिटी इज आस्क्ड। इस क्वेश्चन में आपको एरोमेटिक स्पीसीज पहचाननी है। तो बच्चों सबसे पहले एरोमेटिक का रूल एक बार आप रिकॉल कर लीजिए। किसको एरोमेटिक माना जाता है? तो पहली चीज, जो भी स्पीसीज है उसके अंदर साइक्लिक रेजोनेंस होना जरूरी है। ठीक है, जो रेजोनेंस है वो पूरे साइकिल में होना जरूरी है। और दूसरी कंडीशन ये होती है, जिसको मैं मेरे अंदाज में यानी कि सिंप्लीफाई करके बोलूंगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है एक तरह से डीलोकलाइज वाले इलेक्ट्रॉन, लोकलाइज वाले नहीं। तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये होने चाहिए ऑड नंबर में। ठीक है ना, ऑड नंबर में अगर हैं तो ऐसे कंपाउंड को एरोमेटिक माना जाता है। आइए चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में रेजोनेंस तो है लेकिन साइक्लिकली नहीं है, है ना। यहां पे रेजोनेंस ब्रेक हो रहा है तो अपन बोलेंगे इसमें साइक्लिक रेजोनेंस ब्रेक हो गया तो ये एरोमेटिक नहीं है। इसकी अगर अपन बात कर लें तो इसमें साइक्लिक रेजोनेंस है, यस। और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? तो जवाब हो जाएगा 3। पॉजिटिव का मतलब तो डेफिशिएंसी होता है ना, यस। और इसकी अगर मैं बात कर लूं तो इसके अंदर बच्चों साइक्लिक रेजोनेंस तो है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें ये वाले इलेक्ट्रॉन भी रेजोनेंस कर रहे हैं, नेगेटिव वाले तो उसको भी काउंट करूंगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो जाएगा। ओके, तो ये ऑड नंबर तो नहीं है, इसलिए इसको भी अपन एरोमेटिक नहीं मानेंगे। तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंट टाइप के एनिलीन दिए हुए हैं और बाय डिफॉल्ट एनिलीन्स के अंदर बेसिक नेचर होती है, तो उसी बेसिक नेचर को टारगेट किया हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले एनिलीन या इस तरह के क्वेश्चंस में रूल ध्यान रखिए कि जो बेसिक नेचर होती है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब क्या हो गया? प्लस ए वाला ग्रुप आ जाए या रेजोनेंस के हिसाब से प्लस आर वाला ग्रुप आ जाए तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, लेकिन अगर माइनस आई या माइनस आर वाला ग्रुप अगर आएगा तो बेसिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा। आइए चेक करते हैं। एनिलीन को आप रेफरेंस मान करके चलिए। अब यहां पर मेटा पोजीशन पर नाइट्रो है और आप जानते हैं मेटा वाले का तो रेजोनेंस NH2 तक नहीं जाएगा, तो यहां पर आप केवल माइनस आई लेकर के चलोगे। यहां पर पैरा पोजीशन पर नाइट्रो है तो इसका आप माइनस आर भी लेंगे और उसके साथ साथ माइनस आई भी लेंगे। माइनस आर यानी रेजोनेंस काफी स्ट्रॉन्गर फिनोमिना होगा तो ये बेसिक नेचर को एक तरह से मिनिमाइज कर देगा। तो मेरा जो आंसर आएगा उसमें फर्स्ट सबसे आगे, उससे थोड़ा सा कम सेकंड और थर्ड वाला सबसे कम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन कार्ब एनायन। कुछ कार्ब एनायंस आपको दे रखे हैं, उस कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बच्चों ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूं जिसके अंदर पूरे वीडियो में मैंने कई प्रकार के कार्ब एनायन लेकर के उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। तो यहां पर जो कार्ब एनायन है उसकी स्टेबिलिटी हमें निकालनी है, तो इसका एक बार रूल लिख लीजिए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर एज वेल एज माइनस आई, और ये फेवरेबल होगा सेम साइन वालों से, यानी कि माइनस आर माइनस आई से। और अगर आप इसमें प्लस आई वाले या प्लस आर वाले ग्रुप लोगे तो ये फेवरेबल नहीं माना जाएगा। तो आइए जो ग्रुप हैं उनकी फिक्स नेचर होती है उसके हिसाब से सोचें कि यार ये तो नाइट्रो है तो इसका तो माइनस एम या माइनस आर लगेगा, और ये लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है जिसका अल्टीमेटली नेगेटिव पर या डीलोकलाइज नेगेटिव पर प्लस एम लगेगा, और इसको अपन एक तरह से रेफरेंस मान करके चल रहे हैं क्योंकि जो इसमें है रेजोनेंस वो तो सब में है। ओके, तो अगर अपन बात करें, कंफ्यूज मत होना बेटा, प्लस एम को आप प्लस आर भी बोलते हैं या माइनस आर को आप माइनस एम भी बोल सकते हैं। तो रेफरेंस वाली की तुलना में माइनस वाला तो फेवरेबल है ना, यानी कि थर्ड और फर्स्ट में से फर्स्ट आएगा सबसे आगे, उसके बाद आ जाएगा थर्ड। और अगर प्लस एम या प्लस आर लग रहा है तो ये कार्ब एनाइन के लिए नॉट फेवरेबल है, तो ये चला जाएगा पीछे। और इसी बिहार पर इसका जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर 3 होगा।
हाँ जी, बार बार हम लोग प्लस एम माइनस एम की बात कर रहे होते हैं। यहां पर उसी को एक बिल्कुल इंट्रोडक्टरी अंदाज में पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज प्लस एम इफेक्ट। आपको पहचानना है कि प्लस आर या प्लस एम कौन सा वाला ग्रुप शो करेगा। अब देखिए बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये जो स्पीसीज है इसको आपको या तो विनाइलिक सिस्टम के ऊपर या फिर बेंजीन रिंग के ऊपर जोड़ करके सोचना होता है, ठीक है ना। तो विनाइलिक आसान है तो अपन विनाइलिक ले लेते हैं। जैसे ये तो आपने विनाइलिक ग्रुप ले लिया, अब यहां पर जो ऑप्शन आपको दे रखा है उसको जोड़ करके आपको सोचना है, ठीक है। आइए सोचें। सबसे पहले सोचिएगा कि अगर आप इस वाली स्पीसीज को यहां पर लेकर के चलें तो क्या इसके अंदर लोन पेयर और पाई बॉन्ड का कंजुगेशन बन रहा है? नहीं बन रहा, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड बीच में आ गए तो ऑब्वियस ही बात है प्लस एम या रेजोनेंस तो हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो अपन इसमें क्या लेकर के चलेंगे? यू कैन से माइनस आई लेकर के चलेंगे, प्लस एम का तो मतलब ही नहीं है। ऐसे सोचिए कि अगर इस वाली स्पीसीज को यहां जोड़ करके देखा जाए तो क्या ये रेजोनेंस कर पाएगा? एक पल के लिए आपको लगेगा हाँ सर ये तो कर लेगा, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड दूसरे वाले पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट आ गया। लेकिन भैया ध्यान से देखो यार, ऑक्सीजन भी तो है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है काफी ज्यादा। तो क्या ये ऑक्सीजन अपने से इलेक्ट्रॉन को जाने देगा? नहीं जाने देगा, बल्कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आएंगे। तो अगर अपन रेजोनेंस के हिसाब से बोलेंगे तो इसका प्लस एम नहीं बल्कि माइनस एम माना जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 तो खैर बड़ा स्टैंडर्ड सा है, जिसमें जैसे ही आप मिथॉक्सी यहां ग्रुप के प्लेस पर जोड़ोगे तो लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है, जिसमें आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लोन पेयर पाई की तरफ शिफ्ट करेगा और इसी को प्लस एम नाम दिया जाएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। तो गलती से भी इस प्रकार के जो भ्रमित करने वाले ऑप्शन होते हैं इनसे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इस क्वेश्चन में ऑल द अबव नहीं जा सकता। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है और उस रिएक्शन से बनने वाला जो प्रोडक्ट ए है वो आपको बताना है। बच्चों, एक एरोमेटिक सिस्टम है, एक नॉन एरोमेटिक सिस्टम है, ओपन चेन सिस्टम, और एक H+ है। हम जानते हैं कि यार लेफ्ट हैंड साइड में दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं जो H+ को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखो एरोमेटिक वाला तो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, वो तो मस्त है अपनी दुनिया में एरोमेटिक होने की वजह से। तो ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है ये सबसे पहले प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना। तो इसका प्लस आई है, इस प्लस आई के हिसाब से आप ऐसे बॉन्ड तोड़ दीजिए और अल्टीमेटली इस वाले माइनस को H+ से जोड़िएगा। तो एज अ रिजल्ट यहां पर बनेगा आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। अब ये जो आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन बना है ये हो गया बच्चों एक प्रकार का अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, जो अल्टीमेटली बचे कुचे कंपाउंड पर जाकर के रिएक्शन करेगा। और बचा हुआ कंपाउंड क्या है? बेंजीन। और आप जानते हैं कि बेंजीन पर जब इलेक्ट्रोफाइल जाता है तो वहां पर रिएक्शन कौन सी होती है? ESR, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इनके अंदर होता क्या है बच्चों की जो बेंजीन है उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करा दिया जाता है, सब्स्टिट्यूट करा दिया जाता है और वहां पर इलेक्ट्रोफाइल इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। तो बस आप हाइड्रोजन हटाइए और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप ला दीजिए। तो जैसे ही हाइड्रोजन हटा करके आप आइसोप्रोपाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाओगे तो आपका आंसर बनेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, विच इज ऑल्सो नोन एज क्यूमीन। Which of the following order is correct for the stability of these radical? बच्चों, कार्बन फ्री रेडिकल्स आपको दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के अंदर और आपसे स्टेबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है। बच्चों, आप जानते हैं कि फ्री रेडिकल्स के अंदर रेजोनेंस भी पॉसिबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी पॉसिबल है। तो जब भी कोई भी सवाल अगर आप करें तो सबसे पहले रेजोनेंस को सोचें और हाइपर कॉन्जुगेशन को या अल्फा हाइड्रोजन को बाद में सोचें। तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट है फ्री रेडिकल के, तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, यस। इसके अंदर बच्चों रेजोनेंस तो नहीं हो सकता क्योंकि पाई बॉन्ड होना जरूरी है उसके लिए। तो इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है जिसमें ये हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन्स। और इसकी अगर अपन बात कर लें तो इसमें भी बेंजीन रिंग के सहायता से ये जो डॉट है या फ्री रेडिकल है या आउट इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस कर लेगा। रेजोनेंस ऑब्वियस सी बात है बेंजाइलिक सिस्टम में ज्यादा होगा क्योंकि जो डॉट है वो पहले ऑर्थो पे फिर पैरा पे फिर ऑर्थो पे जाएगा। तो आई थिंक आंसर आपके माइंड में आ गया होगा कि जहां रेजोनेंस सबसे ज्यादा वहां स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले तो आ गया 3rd, उसके बाद आ गया 1st और सबसे लास्ट में रेजोनेंस से वीक वाला इफेक्ट यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन यानी कि 2nd।
तो ओवरऑल आपका जो करेक्ट ऑर्डर है ये ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है। हाँ जी, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो देखिए बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन मेनली जीओसी के अंदर काम आते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन वाले क्वेश्चंस के अंदर, जिसमें कार्बोकेटाइंस भी हो सकते हैं, फ्री रेडिकल भी हो सकते हैं और एल्कीन भी हो सकते हैं। अभी आपके सामने एल्कीन का क्वेश्चन है, तो जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जो C डबल बॉन्ड C होता है उससे डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन। उस अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेशन कर लेता है, ठीक है ना। बट इसमें ध्यान रखिएगा कि अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, अल्फा कार्बन sp3 होना आवश्यक होता है। आइए काउंट कर लेते हैं। C डबल बॉन्ड C से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा और उसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो इस फर्स्ट वाले कंपाउंड में 6 तो हो गए लेफ्ट हैंड साइड में और 6 हो गए राइट हैंड साइड में, तो अल्फा हाइड्रोजन हो गए टोटल 12। इसकी अगर बात कर लूं तो इसमें ये वाला अल्फा है C डबल बॉन्ड C से डायरेक्टली जुड़ा हुआ, ऐसे राइट साइड में भी है, तो कुल मिलाकर के 2 + 2 4 इधर हो गया, 2 + 2 4 इधर हो गया, तो टोटल कितना हो गया 8। बच्चों इसकी अगर अपन बात कर लें तो C डबल बॉन्ड C से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन, तो एक तो हो जाएगा ये वाला और एक हो जाएगा ये वाला। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो अल्फा है इस पे तो 3 हाइड्रोजन हैं, लेकिन इसकी तो वैलेंसी सेटिस्फाइड है, यानी इस पर तो हाइड्रोजन नहीं होगा, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितना आ गया 3। और ऐसे अगर मैं ऑप्शन नंबर 4 की बात करता हूं तो C डबल बॉन्ड C से डायरेक्टली तो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन अल्फा कार्बन मानेंगे, और वैलेंसी रूल के हिसाब से इस पर एक ही हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन इस पर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन मैक्सिमम अल्फा एच के बारे में पूछ रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में नजर आया, तो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ द साइक्लोएल्कीन सिस्टम। ध्यान से पढ़िए, जो पैटर्न आपको दे रखा है उसमें साइक्लोहेक्सीन है, उसमें मिथाइल वगैरह जोड़ रखे और आपसे स्टेबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ यू कैन से एल्कीन या ओपन चेन हो चाहे साइक्लिक हो, तो स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना डीलोकलाइजेशन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, यानी स्टेबिलिटी विल बी मैक्सिमम। आइए काउंट करते हैं, वैसे काउंट करना जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, बस वहां ओपन चेन था और यहाँ साइकिल है। तो C डबल बॉन्ड C से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा लिख देता हूं आपके लिए। तो बच्चों इसके अंदर ये 4 कार्बन अल्फा हैं, हाइड्रोजन काउंट कर लो, 2 4 + 3 7 + 3 10, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया 10। इसके अंदर C डबल बॉन्ड C से डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन ये 2 हैं, ईच कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हैं, तो टोटल 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। और इसकी अगर बात कर लूं तो इसके अंदर ये वाला अल्फा है, ये वाला अल्फा है, और C डबल बॉन्ड C से डायरेक्टली जुड़ा हुआ, यानी कि ये वाला भी अल्फा है, तो अल्फा H काउंट कर लीजिए, 2 + 3 5 और एक यहाँ पे, तो 5 + 1 कितना हो गया 6। तो बस बच्चों अल्फा हाइड्रोजन का जो ऑर्डर है वही स्टेबिलिटी का ऑर्डर माना जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड, ये आपको नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, तो दैट्स वाई इसका आंसर 2 जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ अमंग दीज कंपाउंड्स इज, कार्बन नाइट्रोजन की जो बंध लंबाई है, बॉन्ड लेंथ है, वो आपसे पूछी जा रही है। तो बच्चों देखिए, बॉन्ड लेंथ के बारे में एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिमाग में आप क्लियर रखिए कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है सबसे ज्यादा। जो पार्शियल डबल बॉन्ड होते हैं इसके अंदर सिंगल और डबल बॉन्ड की मिक्सिंग हो जाती है, इसलिए डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाने की वजह से जो बॉन्ड लेंथ होती है वो हो जाती है मिनिमम, और जो प्योरली डबल बॉन्ड होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ मानी जाती है सबसे कम। तो आइए CN बॉन्ड का एनालिसिस करते हैं। इसके अंदर रेजोनेंस है, यस, तो ये वाला बॉन्ड कभी सिंगल कभी डबल रहेगा, तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो कि वास्तविकता बताता है उसके हिसाब से मैं इसको पार्शियल डबल बॉन्ड मान के चलूंगा। इसी प्रकार से ये भी एनिलीन है, तो बच्चों इसमें भी रेजोनेंस है। डिफरेंस ये है कि इसमें जो रेजोनेंस होगा वो पहले यहां माइनस आ गया, फिर यहां माइनस आ गया, अब यहां माइनस आने का रेजोनेंस वापस से हो जाएगा, यानी कि जो एडिशनल फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है इसका -m लगेगा जो रेजोनेंस को एक्सटेंड करता चला जाएगा। तो ओवरऑल यहां पर भी अपन को
पार्शियल डबल बॉन्ड नजर आ रहा है रेजोनेंस के बिहाफ पर। लेकिन बच्चों इसकी अगर अपन बात कर लें तो इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, तो बॉन्ड जो नजर आ रहा है वही माना जाएगा। और ये वाला बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो ये तो हमें नजर आ गया है कि थर्ड वाले की जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड होने की वजह से सबसे ज्यादा मानी जाएगी। अब सवाल ये है कि यार फर्स्ट और सेकंड की कंपैरिजन कैसे करें? तो ध्यान से कंसेप्ट समझिएगा कि जो फर्स्ट वाला है इसमें सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है डबल बॉन्ड में, ठीक है। सेकंड वाले में भी सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है डबल बॉन्ड में। लेकिन अगर मैं डिफरेंस के हिसाब से बात कर लूं तो मैं ऐसे बोलूंगा कि सेकंड वाले कंपाउंड में रेजोनेंस ज्यादा है, ठीक है ना। ये जो एस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ है इसका -m लगेगा तो रेजोनेंस ज्यादा है, और रेजोनेंस ज्यादा है तो बच्चों ये माना जाता है कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर विल इंक्रीज एज कंपेयर टू फर्स्ट। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर जितना ज्यादा बढ़ेगा वो बॉन्ड लेंथ को मिनिमाइज करता चलेगा। और इसी बिहाफ पर मैं फर्स्ट और सेकंड की अगर बात कर लूं तो बच्चों फर्स्ट वाला लॉन्गर माना जाएगा और सेकंड वाला शॉर्टर, और इसलिए आपका जो सही आंसर है यहां पर ये ऑप्शन नंबर 3 होगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपके सामने दो बेंजीन रिंग है, उन दोनों को एस्टर फंक्शनल ग्रुप से जोड़ करके दे रखा है और एरो पर लिखा हुआ है NO2 पॉजिटिव। तो बच्चों ये एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसको बोला जाता है एरोमेटिक नाइट्रेशन। ओके, एरोमेटिक नाइट्रेशन एक प्रकार का ESR है जिसमें NO2 पॉजिटिव अटिकर होता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि यार बेंजीन रिंग दो हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल को सोचना पड़ेगा कि यार कौन सी वाली बेंजीन रिंग ज्यादा फेवरेबल है, ज्यादा अट्रैक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है। और सिंपल सा कंसेप्ट है कि यार इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो दोनों में से जिस बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है +I या +M के द्वारा, वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो लोन पेयर है ये ऐसे रेजोनेंस कर लेगा, ठीक है ना। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में इसका +M लग रहा है, जबकि यहां पर जो रेजोनेंस होगा बेंजीन के साथ वो ऐसे होगा। तो अपन ये बोलेंगे कि यहां पर -M लग रहा है इस राइट वाली रिंग पर। तो कुल मिलाकर के बच्चों ज्यादा रिएक्टिव कौन सी होगी? ऑब्वियसली लेफ्ट वाली, क्योंकि लेफ्ट वाली में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई एडिशनल +M लगने की वजह से, और ये वाली जो रिंग है इसकी रिएक्टिविटी तुलनात्मक रूप से कम मानी जाएगी। तो जैसा मैंने बोला कि इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब सवाल ये आता है कि सर लेफ्ट वाली रिंग पर जाएगा, ये तो समझ आ गया, लेकिन उसमें भी कहां? तो बच्चों हमेशा ध्यान रखिए कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और ऑर्थोपैरा में से मेजर आंसर बनता है पैरा वाला, क्योंकि पैरा वाली पोजीशन पर स्टेरिक एंट्रेंस नहीं होता, जबकि ऑर्थो वाले पर सिग्निफिकेंट ऑर्थो स्टेरिक एंट्रेंस माना जाता है। ओके, तो कौन सा आंसर सही हो गया? लेफ्ट वाली रिंग में फंक्शनल ग्रुप के पैरा पर नाइट्रो आना चाहिए, और ये नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर C में। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे स्टेबिलिटी अबाउट फ्री रेडिकल पूछी जा रही है, ठीक है ना। और थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें तो बेंजीन रिंग तो नहीं है, लेकिन दो बेंजीन रिंग से मिलती जुलती रिंग है जिसमें दो पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं, और एक रिंग ऐसी है जिसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है। अब देखिए पाई बॉन्ड पर क्यों फोकस करवाना चाह रहा हूं, क्योंकि बच्चों पाई बॉन्ड अगर होता है तो रेजोनेंस होने का चांस होता है, तो इसलिए आप रेजोनेंस से सोचना चालू करिए। ध्यान से देखिएगा, ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसमें बच्चों ये वाला डॉट रेजोनेंस करके यहां आ जाएगा, और यही वाला डॉट रेजोनेंस करके यहां आ जाएगा। सिमिलरली इस वाले में ये वाला डॉट रेजोनेंस करके पहले यहां आ जाएगा, और ये वाला डॉट रेजोनेंस करके यहां आ जाएगा, जबकि इसके अंदर कोई रेजोनेंस नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी रिलेटिवली कम मानी जाएगी। तो थर्ड वाला सबसे पीछे आना है, ये तो हम समझ चुके हैं। अब मैं फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस की अगर बात करूं, ध्यान से देखना, तो बच्चों ये वाला डॉट यहां रहे चाहे यहां रहे चाहे यहां रहे, वो मिथाइल के साथ इंटरेक्शन या हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं कर पाएगा, जबकि कंपाउंड नंबर सेकंड में बच्चों ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर लेगा इस डॉट के साथ, और ऐसे बच्चों ये वाला जो डॉट है इसके साथ ये मिथाइल जो हैं ये अल्फा वाले H हो गए ना, तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन कर लेगा। तो इसमें रेजोनेंस के साथ साथ एडिशनली हाइपर कॉन्जुगेशन बेनिफिट नजर आ रहा है, और इसलिए बच्चों सेकंड वाले की जो स्टेबिलिटी है ये फर्स्ट वाले से ज्यादा होगी। और सेकंड वाले की स्टेबिलिटी
अगर फर्स्ट वाले से ज्यादा होगी, सॉरी, तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर आएगा ये ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। विच रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। 3 रिएक्शंस आपको दे रखी हैं और आपको पहचानना है कि ये वाली रिएक्शन वैलिड है या नहीं है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को तो देखते से क्लिक कर जाता है कि यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, और अगर उसने ढंग से पढ़ाई कर रखी है तो वो वैसे ही बता देगा कि यार ये रिएक्शन तो नहीं पढ़ी, यानी नहीं होती है। लेकिन ऐसे एग्जाम में काम नहीं चलेगा, ऐसे थोड़ा सा डाउट या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रह सकता है, तो अपन कंसेप्चुअली यहां पर इसको डिस्कस करते हैं। बच्चों पहला वाला जो रिएक्शन है इसको आप ध्यान से देखिएगा, फिडेलकार्फ रिएक्शन का एग्जाम्पल है जिसमें आपको दे रखा है विनाइल क्लोराइड। हो सकता है नाम पढ़ करके कुछ आइडिया आपके दिमाग में आ रहा हो। तो बच्चों विनाइल क्लोराइड जो होते हैं इसके अंदर ये वाला जो बॉन्ड होता है ये होता है पार्शियल डबल बॉन्ड, और इसीलिए जब इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन की बात आती है या जब इस वाले बॉन्ड के क्लीवेज की बात आती है तो ये नहीं दे पाता। और कुल मिलाकर के अगर यहां से लेविस एसिड कैटलिस्ट की सहायता से भी अगर इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा तो ESR होगी कैसे। तो कुल मिलाकर के ये वाला जो आंसर है ये फर्जी है, डमी है, रिलेवेंट नहीं है, तो ये इनवैलिड माना जाएगा। अब बच्चों अगले दोनों ऑप्शन जो हैं ये कंसेप्चुअली एक जैसे हैं, जिसके अंदर ध्यान से देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में एक एसिड और बेस दे रखा है, और ऐसे ही जो राइट हैंड साइड है उसमें भी जो प्रोडक्ट बने हुए हैं बच्चों वो एसिड प्लस बेस बना रखे। तो कुल मिलाकर के यहां पर आपको ये देखना होता है कि स्ट्रॉन्गर एसिड बेस कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड में है या राइट हैंड साइड में है। कंसेप्ट ये होता है कि स्ट्रॉन्गर से वीकर वाली रिएक्शन तो फिजिबल है, लेकिन वीकर से स्ट्रॉन्गर वाली रिएक्शन फिजिबल नहीं है, दैट्स ऑल। तो आइए असेसमेंट कर लें। एसिटिलीन की तुलना अगर अपन पानी यानी कि वाटर से कर लें तो एसिटिलीन के अंदर sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है जिसकी EN होती है 3.25, और यहां पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है जिसकी EN होती है 3.5, यानी कि ये तो हो गया वीक एसिड और ये हो गया स्ट्रॉन्गर एसिड, और इसी के कॉन्जुगेट हैं तो ये हो जाएगा वीक बेस और ये हो जाएगा स्ट्रॉन्गर बेस। तो कुल मिलाकर के इसमें वीकर से स्ट्रॉन्गर बना रखा है तो ये फिजिबल नहीं होगी। और ऐसे बच्चों ऑप्शन नंबर 3 की भी अगर अपन बात कर लें तो यहां पर आपको दिया हुआ है फिनॉल वर्सेस सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आराम से देखो कि अगर मैं H2CO3 जिसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसकी तुलना अगर फिनॉल से करूंगा तो फिनॉल में COOH नहीं है तो वीक एसिड माना जाएगा एज कंपेयर टू दिस। और सिमिलरली ये स्ट्रॉन्गर है तो ये भी हो जाएगा स्ट्रॉन्गर और ये हो जाएगा वीक। तो इसके अंदर भी ऑप्शन नंबर 2 की ही तरह किया हुआ है कि वीकर से स्ट्रॉन्गर बना रखा है, जो टेक्निकली इस तरह के रिएक्शन में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बच्चों तीनों ही रिएक्शन इनवैलिड है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप मुस्कुराते हुए ऑल द वो टिक कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। मिनिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन आपको पहचानना है। बच्चों ऑलरेडी एक वीडियो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बना चुका हूं, उस वीडियो को भी पूरा देखिएगा, आपके और कुछ क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि यहां पर बेंजीन रिंग भी है ना। अदर देन दिस बाकी सब में तो सिंपल है, तो आप वहां 3:1 वाला रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में ध्यान से देखिए कि यहां बेंजीन रिंग भी है और उसके ऑल्टरनेट पर पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है। तो बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड के साथ इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। और हमेशा ध्यान रखिए बच्चों कि रेजोनेंस वाले कार्बोकेटाइन जो एलिफेटिक कार्बोकेटाइन होते हैं उनसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। यहां पर कई सारे बच्चे 3 डिग्री वाले को देखते से टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री वाले में रेजोनेंस है और रेजोनेंस की जो प्रायोरिटी वो हाइपर कंजुगेशन से हमेशा ज्यादा है, और इसलिए इस क्वेश्चन में जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने एक एल्कीन दे रखा है, रिएजेंट के रेस्पेक्ट में बोलूं तो, और आपको HCl के साथ रिएक्शन करनी है जिसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। अब बच्चों जो एल्कीन है उसके साथ साथ एक बेंजीन है जो अल्टीमेटली C डबल बॉन्ड C के साथ रेजोनेंस कर लेगा, और केवल बेंजीन नहीं है, बेंजीन तो एक कैरियर है, बल्कि यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप भी जुड़ा हुआ है जो अपना -M इफेक्ट शो कर रहा है बेंजीन रिंग के सहायता से।
तो कुल मिलाकर के बच्चों इसमें आप जब इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग करो तो ऐसे कर लो, -m को मन में रखते हुए, कंसीडर करते हुए। अब जैसे ही इस तरह से इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग करोगे तो बच्चों जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो यहाँ पे आएगा, और उस नेगेटिव चार्ज पर सबसे पहले अपन इलेक्ट्रोफाइल को यानी कि H+ को जोड़ेंगे ऐसे। तो आइए बच्चों, जो इंटरमीडिएट बनेगा मैं चाहूंगा कि उसको एक बार लिख करके अपन देखें ताकि परफेक्ट असेसमेंट आप लोग कर पाए। तो जैसे ही मैंने H+ को जोड़ा तो बच्चों इस प्रकार का कार्बोकेटाइन बना। अब कई सारे बच्चे यहां पर गलती ये कर जाते हैं कि सर ये वाला कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट शो करेगा। जवाब है नहीं करेगा, क्योंकि बच्चों अगर कार्बोकेटाइन बेंजीन रिंग से दूर है तो उसमें नाइट्रो ग्रुप का -m नहीं लगेगा, आप -I ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने हाइड्राइड की शिफ्टिंग करके यहां पर प्लस बना दिया तो उस कार्बोकेटाइन पे नाइट्रो का -m लगेगा, जो काफी ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहां पर बस ध्यान देने वाली बात यही है कि ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये परफेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेबिलिटी, और अगर ये परफेक्ट है तो बस इसी पर क्लोराइड आप जोड़िएगा, और जैसे ही इस वाले पॉजिटिव पर क्लोराइड आप जोड़ोगे तो जो सही आंसर है वो एक ही बार में आपको नजर आ जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, मेरे ख्याल से जो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें करेक्ट आंसर दिया हुआ है। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको वीडियो? मजा आया ना? तो जैसा मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, बशर्ते आपको क्वेश्चन करने का सही तरीका पता हो, बशर्ते आपने अच्छे क्वेश्चन लेकर के उस पर डिस्कशन किया हुआ हो। तो हमारा मकसद यही है कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका हवा कई बार बच्चों ने अपने दिमाग में बना लिया होता है, उस हवे को दिमाग से निकाला जाए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल हलवे की तरह स्वादिष्ट बनाते हुए, सिंप्लीफाई बनाते हुए, समझते हुए चलें, ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी भी प्रकार की अड़चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं बन पाए। तो बच्चों इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे, बस आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पूरे हिंदुस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं, जो सीरियस स्टूडेंट हैं, उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फायदा दिलवाया जा सके।